यदि मैं आपको ऐसा कहूं कि 2025 का पीटी का एग्जामिनेशन आप बिना सिलेबस कंप्लीट किए, बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन मास्टर किए, बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के करंट अफेयर्स के क्रैश कोर्स ज्वाइन किए आप इजीली क्रैक कर सकते थे, तो आप इस बात को मानोगे? गाइस, 2025 का पीटी नॉलेज का पीटी नहीं था, बट टेक्निक का पीटी था। आज मैं इस बात को प्रूव करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं 33 क्वेश्चंस मतलब 66 मार्क्स मैं आपको दिखाऊंगा। सिर्फ मेरे स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक को अप्लाई करके आप स्कोर कर सकते थे। गाइस, गेस कीजिए, आजकल कट ऑफ अराउंड 90 मार्क्स जा रहा है। इस 90 मार्क्स में यदि आप 60 मार्क्स सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक से स्कोर करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको यूपीएससी पीटी निकालने से रोक नहीं सकती। प्रॉब्लम यह है कि आप लोग नॉलेज के पीछे भागते रहते हैं और पूरा साल वेस्ट कर देते हैं, इन टेक्निक्स को मास्टर नहीं कर सकते हैं। और बहुत लोग टेक्निक्स को जानते तो हैं पर एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाते। आज आपको मैं वो भी टेक्निक बताने जा रहा हूं जिससे आप इस टेक्निक को रियली में एग्जाम में कैसे अप्लाई करेंगे। बट एक ही चीज आपको करना है कि टोटल 33 क्वेश्चंस को आपको आज सुनना है। टोटल 33 क्वेश्चन। बहुत लोग क्या करेंगे, 4-5 क्वेश्चन सुनेंगे, फिर वो बोलेंगे चलो हमको समझ में आ गया, और वो छोड़ देंगे। गाइस, याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन गाइस आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। एक एक क्वेश्चन आप देखोगे, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो 2 नंबर 4 नंबर से उनका पीटी का कट ऑफ रुक रहा है हर साल। तो एक एक क्वेश्चन, एक एक टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए और माइंडसेट को समझिए। क्वेश्चन पेपर कैसे बन रहा है, क्वेश्चन जो सेटर है ना वो कैसे क्वेश्चन में ही हिंट दे रहा है, बट आपको वो पढ़ना आना चाहिए, आपको वो टेक्निक अप्लाई करने आना चाहिए। आज मैं आपको वो बताने वाला हूं कैसे उस टेक्निक को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा नाम संतोष पांडे है। जो मेरे को नहीं जानते, मैंने यूपीएससी का पीटी 6 के 6 बार क्रैक किया था। आप यहाँ मेरे कुछ स्कोर कार्ड देख सकते हैं। मैंने पीटी में काफ़ी ज़्यादा स्कोर किया है और इन टेक्निक्स को अप्लाई करके स्कोर किया। मैंने खुद इन टेक्निक्स को लगाया है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड नहीं है तो कनेक्ट हो सकते हैं। मैं अभी आने वाले पीटी में बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट करूंगा। हर साल मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट करता रहा हूं और मैं आपको एक लिस्ट देने वाला हूं जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिस्ट मिल जाएंगे। उस टॉपिक्स को आपने तैयार कर लिया यदि नेक्स्ट 5 महीने में, तो आपके प्रीलिम्स निकालने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले मैं एक और बात बोलूंगा। बहुत सारे लोग ये मिथ फैला रहे हैं कि अब जो नया पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, जो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 3 आ रहा है, उसमें एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं करेगा। बट ये गलत है। यहाँ भी इसको भी मैं एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। गाइस, हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बहुत सारे लोग एलिमिनेशन टेक्निक एग्जाम में अप्लाई इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो टेक्निक वो पढ़ते ही नहीं क्वेश्चन को। गाइस, हर क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, यदि आपको पढ़ना आना चाहिए बस। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंडिया हैज ज्वाइंड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज आइडेंटिफाइड। स्टेटमेंट 3 बोल रहा है द पार्लियामेंट इन 2003 हैज अमेंडेड माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट एम्पावरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूसिवली ऑक्शन मिनरल माइनिंग लीज एंड कॉम्पोजिट लाइसेंस फॉर सर्टन क्रिटिकल मिनरल्स। गाइस, यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो स्टेटमेंट 2 आप देखोगे, ये काफी ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन सेटर, इंडिया इज रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स। गाइस, ये काफी ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स, गाइस ऐसा बहुत रेयर है। आपने थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर्स यदि आप पढ़ते हो तो आपको नॉलेज भी थोड़ा बहुत होगा कि हमने क्रिटिकल मिनरल्स के लिए अग्रीमेंट साइन किया है बहुत सारे कंट्रीज से, लाइक अर्जेंटीना से, ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑब्वियसली हमारे पास ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स में हम लोग रिच नहीं है। ओके, जब भी आपको ऑल दिखेगा ना, आपकी मतलब आपका ध्यान उसके तरफ जाना चाहिए कि क्या ये स्टेटमेंट हाईली प्रोबेबल है कि ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है। तो आप स्टेटमेंट 2 को हटा दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा 1 और 3। ठीक है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स गाइस आपको पकड़ना आना चाहिए। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स 99% गलत होते हैं। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपको काफी ज्यादा एक नया चीज आपको मिलने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। सो इन इंडिया, ओके, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली, thus exhibiting a great boom. India's stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong's at some point of time. स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है, देर इज नो रेगुलेटरी बॉडी इधर टू वार्न स्मॉल इन्वेस्टर्स अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग और टू एक्ट ऑन अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स इन दिस रिगार्ड।
तो यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो आप देखोगे स्टेटमेंट 3 जो है ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। वो क्या बोल रहा है कि देर इज नो रेगुलेटरी बॉडी। गाइस ऐसा होगा क्या कि जब इतना बड़ा ग्रेट बूम चल रहा है तो हमारा रेगुलेटरी पूरा गैप होगा? हो ही नहीं सकता। गाइज आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है इकोनॉमी के बारे में तो आपको सेबी नाम की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होगा जो कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करती है। तो ये स्टेटमेंट जो है कि देर इज नो रेगुलेटरी बॉडी एकदम गलत है। इस स्टेटमेंट को आपने हटा दिया तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा 1 और 2। बट यहाँ मैं आपको एक और बात बताऊंगा जो काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है और वो बोलेंगे सर आपने तो बोला ऑल जहां होगा वो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको ब्लाइंडली अप्लाई करना है। आप क्वेश्चन को पढ़ो, यहाँ का ऑल और यहाँ का ऑल में जमीन आसमान का अंतर है। आपको यहाँ का ऑल और वहां का ऑल में जमीन आसमान का अंतर है। आप वर्डिंग को पढ़ो, वर्डिंग को नहीं पकड़ते हो। ये क्या स्टेटमेंट बोल रहा है कि आउट ऑफ ऑल इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब पूरे वर्ल्ड में मान लो आउट ऑफ ऑल इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसमें इंडिया का जो है पार्ट वो बहुत लार्ज है। बस इतना ही बोल रहा है कि ये इंडिया का पार्ट है जो काफी लार्ज है। ओके, वेरी लार्ज बोल रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा लार्जेस्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट में अंतर है। ये बोल रहा है ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया में पाए जाते हैं और काफी बड़ी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ये कुछ और बोल रहा है, ये बोल रहा है कि टोटल इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ल्ड में है ना उसमें काफी लार्ज पोर्शन इंडिया का है। ये सही हो सकता है। ऑल्सो ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही हो सकता है क्योंकि जब भी यूपीएससी में रीसेंट करके कुछ दिया होगा ना चांसेस उसके हाई होते हैं करेक्ट होने के। रीसेंट रीसेंट ऐसा हुआ है, रीसेंट वैसा हुआ है, तो वो आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो स्टेटमेंट सही हो जाए। तो गाइस नो रेगुलेटरी कॉन्ट्रैक्ट, तो नो भी ऐसा एक्सट्रीम वर्ड है जो आपको ध्यान देना है। कभी भी नो लिखा रहेगा तो उसको आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट गाइस, ये तो बहुत इजी है, सबको पता होगा। ठीक है, विथ रेफरेंस टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल कंसीडर द फॉलोइंग ऑल टाइप ऑफ यूएवीज डू कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, all types of UAVs can do automate hovering, all types of UAVs can use battery only as a source of power supply। तो ये स्टेटमेंट तीनों गलत हो जाएंगे आपको और आंसर हो जाएगा नन। ये काफी ज्यादा इजी है अप्लाई करना। ठीक है, कभी भी आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जहां मिलेंगे आपको उसको हटाना है। ठीक है ना, बहुत इजी है, सबको पता होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ओके ये भी देखिए बहुत इजी है। नो नो नो, मैंने क्या बताया था यहाँ पे देखो, ऑल और नो बताया था, यहाँ पे ऑल बताया था, यहाँ पे नो बताया था। अब देखो यार काफी मतलब इजी है बट आपको लगाने आना चाहिए बस। देखो यहाँ पे नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नो वायरस कैन चेंज सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी इन द होस्ट। ओके, सो काफी ज्यादा ये इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ वायरस होंगे जो ओशन में सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ वायरस होंगे जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं, कुछ वायरस होंगे जो सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी करते होंगे। ओके, तो ऑब्वियसली गाइस हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट ओके अबव आर करेक्ट, सो नन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गाइस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आ रहा है और ये बहुत ही इजी होता है सॉल्व करना। इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन दिया रहेगा, यहाँ पे इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट दिया हुआ है, उसके एम और ऑब्जेक्टिव जनरली करेक्ट होते हैं। तो ये देखिए पहला स्टेटमेंट जो है, इट प्रोवाइड्स लोन एंड गारंटी टू द मिडिल इनकम कंट्री, दिस जनरली करेक्ट होंगे। सेकंड, इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी, सिंगल हैंडेडली। गाइस बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये। सिंगल हैंडेडली कैसे कोई मतलब पॉवर्टी को हटाने में हेल्प कर सकता है? तो ठीक है, स्टेटमेंट 2 को हटा दो। स्टेटमेंट 2 को जहां आपने हटाया आपको आंसर मिल गया 1 और 3। इट वॉज एस्टैब्लिश टू हेल्प यूरोप रिबिल्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो याद रखना कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को खोजिए, सिंगल हैंडेडली भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां मैं आपको एक और नया टेक्निक बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट मजोराना 1 चिप विल एनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? मजोराना 1 चिप हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेजॉन वेब सर्विसेज। स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है? डीप लर्निंग इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। तो एक बात को ध्यान रखना, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट होंगे ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड कि ये दिस इनिशिएटिव इज बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन, ओके सपोज इनिशिएटिव एक्स इज बाय वाई ऑर्गेनाइजेशन, तो ये काफी इजी होता है वाई को चेंज करना किसी और नाम से। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ अमेजॉन नहीं है, यहाँ मेरे ख्याल से माइक्रोसॉफ्ट है। ओके, आप चेक कर सकते हैं, अमेजॉन तो नहीं है।
तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट होंगे वहां पे ना ऑप्शन को चेंज करना बहुत इजी हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड स्टेटमेंट, ओके, दैट दिस इनिशिएटिव इज बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस प्रोडक्ट इज बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन, जनरली वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होते हैं। ऑल्सो गाइज, आपको हमेशा मैंने क्या बोला, साइंस वाले क्वेश्चन में ना एप्लीकेशन बेस्ड स्टेटमेंट्स हमेशा करेक्ट होते हैं। यहाँ देखो, इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस चिप विल हेल्प इन क्वांटम कंप्यूटिंग, ये पक्का करेक्ट होगा। एक्सपेक्टेड है कि ये हेल्प करेगा, पॉसिबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ पॉसिबिलिटी, वो हमेशा करेक्ट होता है। तो आप स्टेटमेंट 2 को हटा दोगे, ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा 1 एंड 3। गाइज, आपको यदि मजा आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करें सारे एस्पिरेंट्स से जो स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो प्रीलिम्स निकालने में स्ट्रगल कर रहे होंगे, जो फालतू का बहुत सारा ईयर वेस्ट कर रहे हैं, बस पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, समझ नहीं रहे। गाइस, हमेशा याद रखना, जंग वही जीतता है ना जो दुश्मन को समझता है, दुश्मन की कमजोरियों को समझता है, दुश्मन की ताकत को समझता है, और जहां दुश्मन कमजोर होता है वहीं पे मारता है। तो गाइस, प्रीलिम्स का एग्जाम, मान लो प्रीलिम्स का एग्जाम या पेपर जो है वो आपका दुश्मन है, उसको आपको डिफीट करना है। तो आपको वहां नहीं अटैक करना है जहां वो स्ट्रांग है। वो कहाँ स्ट्रांग है? एंशियंट इंडिया, मेडिएवल इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, कुछ भी पूछ सकता है। यदि हम वहां पे उसको डिफीट करने जाएंगे तो यार हम तो हारेंगे ही हारेंगे ना, क्योंकि हम एंशियंट इंडिया पढ़ते ही रह जाएंगे। 5 साल में एंशियंट इंडिया कंप्लीट नहीं होने वाला, 5 साल में आपका मेडिएवल इंडिया कंप्लीट नहीं होने वाला, 5 साल में आपका आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट नहीं होने वाला। मैं बता रहा हूं, मैं हर साल लगभग 10,000 बच्चों को, मतलब मेरे टच में आते हैं, मिनिमम 10,000 बच्चे मेरे से टच में आते हैं प्रीलिम्स के, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। और मैं ऑब्जर्व करता हूँ, काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो चौथा पांचवा छठा अटेम्प्ट लिख रहे हैं, पर उनको बोलते हैं तो बोलते हैं, सर अभी तो मेरा एंशियंट इंडिया कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो हमारा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट नहीं हुआ। सोचो, 5 अटेम्प्ट के बाद भी एंशियंट इंडिया कंप्लीट नहीं हुआ। गाइज, ये सिलेबस का नेचर ही ऐसा है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि हमें जहां दुश्मन कमजोर है वहां अटैक करना, जहां दुश्मन स्ट्रांग है वहां नहीं अटैक करना, उसको अवॉइड करना है। यही होता है जंग जीतने का मंत्र। अवॉइड व्हाट इज स्ट्रांग, अटैक व्हाट इज वीक। जो वीक है उसको मारो। वीक है मतलब क्वेश्चन में जो वीक है, ऐसे लाइफ में वीक नहीं है। जो क्वेश्चन में वीक है, दुश्मन जो आपका दुश्मन है, जो जहां वीक है उसको मारो पहले, ठीक है। स्ट्रांग को मारने जाओगे तो आपको ही पहले मारेगा वो लोग, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक का, अगेन मैंने साइंस एंड टेक में क्या बोला, साइंस एंड टेक में 99% गाइस ऑल ऑफ दिस करेक्ट होता है। तो यहाँ देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हीकल, फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल। सो आंसर हो जाएंगे ऑल 3, साइंस एंड टेक ऑल 3। नेक्स्ट गाइज, ये देखिए 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें कि सर कैसे सॉल्व करें कैसे सॉल्व करें। गाइज, बहुत इजी है सॉल्व करना, मैं बता रहा हूं आपको। करना क्या है इसमें ना, पहले स्टेटमेंट 2 और 3 को पढ़ना है। स्टेटमेंट 2 और 3 में यदि एक भी आपका गलत निकल गया तो आपको आंसर मिल गया। ये सबसे इजी है, लोग इसको समझ नहीं पा रहे। सबसे इजी है इसे सॉल्व करना, यदि आपको एक भी गलत मिल जाएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं पढ़ता हूं इन दोनों स्टेटमेंट को। चॉक इज पोरस एंड हेंस कैन एब्जॉर्ब वाटर, clay is not at all porous, not at all porous, not at all, not at all, extreme word। इसको काट दीजिए, आपने स्टेटमेंट 3 कट गया, आपको आंसर मिल गया। बहुत इजी है यार, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं। यूपीएससी पीटी निकालने के लिए आपको सिर्फ क्या चाहिए, आपको सिर्फ दिमाग लगाने आना चाहिए, आपको सिर्फ पैटर्न आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आपको सिर्फ पीवाईक्यू एनालिसिस करने आना चाहिए। नॉलेज का रोल है, मैं नहीं बोल रहा नॉलेज का रोल नहीं है, नॉलेज का रोल है, बट उतना नॉलेज सबके पास है। मैं बता रहा हूं, यदि आपको 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना, मैं आपको एक गणित समझाता हूं, इसको समझ जाओ, ठीक है। 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना, जो भी 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से मैं बता रहा हूँ 50,000 बच्चे ऐसे हैं जो मतलब रियल फाइट में है, ठीक है। बाकी तो फाइट में है ही नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता, ठीक है। बस उन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन कर लिया, थोड़ा बहुत जो भी पढ़ लिया, बट उन एग्जाम रिलेटेड नहीं तैयारी कर रहे। 50,000 स्टूडेंट ऐसे हैं। 50,000 में आप देखोगे 14 से 15,000 बच्चे प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, ठीक है। इनमें से 15,000 में ना 10,000 बच्चे ऐसे हैं ना जो हर साल प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, बैक टू बैक निकाल रहे हैं, 3-4 साल से प्रीलिम्स निकाले जा रहे हैं, मेंस निकाले जा रहे हैं, इंटरव्यू तक जा रहे हैं। और सिर्फ 5,000 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो नए बच्चे एंट्री होता है। तो ये 10,000 बच्चे हर साल प्रीलिम्स क्यों निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं है कि इनके पास नॉलेज सबसे ज्यादा है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये ट्रिक समझ गए हैं,
ये पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिए। आप देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आपके लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे या आपके कोचिंग में पढ़ रहे होंगे या आपके साथ आपके सीनियर्स होंगे, वो बार बार पीटी निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं बार बार पीटी? ऐसा नहीं है कि वो सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप मेहनत नहीं करो। आप भी मेहनत करो, मेहनत का खेल है ही नहीं यार, ये स्मार्टनेस का खेल है, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन का खेल है। गाइस हमेशा याद रखना, लाइफ में सिर्फ मेहनत करने वाला सबसे अमीर नहीं बनता है, या सबसे मेहनत करने वाला ही सक्सेसफुल नहीं होता है। याद रखना, हमेशा वो आदमी सक्सेसफुल होता है जो उसे मालूम है सही स्ट्रैटेजी क्या है। हर गेम है ना, हर गेम का एक रूल होता है, एक स्ट्रैटेजी होता है। उस स्ट्रैटेजी को जब तक आप क्रैक नहीं करोगे ना, आप कितना ही मेहनत कर लो आपका नहीं निकलने वाला। यूपीएससी का पीटी भी वही चीज है। यदि आपको इसको क्रैक करना है तो आपको इस गेम के ट्रिक्स को समझना पड़ेगा, तभी आप जीत पाओगे, नहीं तो आप जीत नहीं पाओगे। ओके, नेक्स्ट ये देखिए गाइस, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला, जब भी साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, ओके, 99% चांसेस है ऑल होगा। तो कंसीडर द फॉलोइंग: सिगरेट बट, आई ग्लास लेंसेस, कार टायर्स, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक? ऑल। वेरी इजी। ओके, तो गाइज मैं आपको क्या बता रहा था, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एलिमिनेशन टेक्निक को यदि हमें अप्लाई करना सीखना होगा तो ये 21 डेज चैलेंज को लो आप। इन 20 डेज, 21 डेज के चैलेंज को लो। ये चैलेंज चल रहा है अभी, ठीक है, न्यू ईयर स्टार्ट होने के पहले आप मास्टर हो जाओगे एलिमिनेशन टेक्निक का। मैं बता रहा हूँ 21 डेज चैलेंज है ये, डेली एक चैलेंज आता है, इस चैलेंज को सॉल्व कीजिए और आपको मैं बता रहा हूँ 20 से 25 क्वेश्चन 2026 में आप इजीली सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इस चैलेंज को आपको जानना है तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। ये क्वेश्चन है इकोनॉमी का, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, पर मैं बता सकता हूँ बहुत लोगों ने इसे छोड़ दिया होगा, एग्जाम में अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा। देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वुल रियरिंग इन रूरल एरियाज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स, नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, एनी टैक्स। गाइज एकदम गलत हो जाएगा, एनी एक्सट्रीम वर्ड है, जब भी एनी दिखे ना सीधे काटो, सीधे काटो। एक एक आपको गलत मिल गया, आपको आंसर मिल गया। ये तो बहुत इजी है यार, मतलब मेरे को कभी कभी समझ में नहीं आता है कि लोगों को, मतलब यार लोग यहाँ जानते हैं ज्यादा गाइडेंस नहीं, आजकल ज्यादा मिस गाइडेंस है। मतलब लोगों को ये डर फैला दिया गया है कि यार आजकल का पेपर बहुत टफ आ रहा है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 क्वेश्चन तो बहुत टफ है सॉल्व करना। यार टफ नहीं, ये तो और इजी हो गया है। बिना स्टेटमेंट 2 पढ़े आप सिर्फ स्टेटमेंट 1 को निकाल दो, आपको आंसर मिल गया यार, और क्या चाहिए? आपको स्टेटमेंट 2 पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। पुराने वाले पैटर्न में तो एटलीस्ट पढ़ना पड़ता था, यहाँ तो एक स्टेटमेंट गलती मिल गया आपको, वहीं पे आपको आंसर मिल गया। आप बताओ यार, आप सही से बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, ये पैटर्न इजी है टफ है? ये पैटर्न इजी है टफ है? प्लीज कमेंट में बताओ आप। गाइस चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन हमें जल्दी जल्दी खत्म करना है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, ये तो मतलब कॉमन सेंस से सॉल्व करना है यार, इकोनॉमी की नॉलेज ही नहीं चाहिए। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो इसमें क्या क्या है, बॉन्ड्स है, स्टॉक्स है, हेज फंड्स है, वेंचर कैपिटल है। हाउ मेनी ऑफ देम आर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स? अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, ओके। तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट फंड नहीं, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट फर्म फंड से ज्यादा। तो यार आप बताओ, आप अपने पापा को देखा होगा या अपने मम्मी को देखा होगा या भैया को देखा होगा, चाचा चाची को देखा होगा घर पे, सबको ही ना बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते? आपने भी किया होगा यदि आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, आपने भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा। ये तो हर कॉमन आदमी बॉन्ड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। क्या ये अल्टरनेट होंगे? कॉमन सेंस लगाओ, क्या ये अल्टरनेट होंगे? अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट क्या है? जो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड चीज है, सोफिस्टिकेटेड चीज है, तो वो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स ही यूज करते होंगे। वो कौन से होंगे? जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, अथाह पैसा है। वेंचर कैपिटल, हेज फंड, ये होते हैं अल्टरनेट फंड्स, जो अमीरों के लिए है, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए, कॉमन आदमी के लिए नहीं है ये सब। कॉमन आदमी के लिए क्या है? ये है। तो ओनली 2 हो गया। बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। आप दिमाग नहीं लगाओगे, आप सोचोगे हम सिर्फ रट के निकालेंगे एग्जाम। भाई रटने का तो नहीं होने वाला, प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला। मेंस में रट के निकाल लोगे आप। मेंस में बहुत दिमाग की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल रटना है, मेंस का सिलेबस रटना है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स रटना है, हो जाएगा आपका मेंस। मेंस निकालना बहुत ईजी है, बट प्रीलिम्स में यार आपको सच में बता रहा हूँ,
आपको दिमाग लगाना नहीं आया, आपको स्मार्टनेस नहीं है, तो यार आप स्ट्रगल करते रहोगे पीटी में। आपने देखा होगा बहुत अच्छे अच्छे लोग भी स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनती लोग भी स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि मेहनत का खेल ही नहीं है ये। मेहनत का खेल ही नहीं है, आपको सोचना आना चाहिए। वो टेक्निक आपको सीखना है, वो टेक्निक में डेली जो 10 क्वेश्चन दे रहा हूं ना, आप मेरे को उसको यूज करना, प्रैक्टिस करना सीखो, आपको इजिली आप भी सीख जाओगे ये सब। ठीक है, नेक्स्ट। ये भी देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है यार, इकोनॉमी के तो सारे क्वेश्चन ना मतलब बहुत इजी थे, सिर्फ एलिवेशन मेथड लगाना था। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ आरबीआई, सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ आरबीआई। यहाँ देखो यार, लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, आरबीआई क्या प्राइवेट कंपनी लेंडिंग के लिए है कि उसके लिए बैंक्स है? ठीक है, तो यार ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, आपको आंसर मिल गया। ठीक है, अब आप देखोगे 1 2 एंड 5, थोड़ा बहुत भी आपने इकोनॉमी पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि आरबीआई जो नोट्स प्रिंट करती है, और प्रिंट करने में भी कुछ खर्चा आता है, और उसको बेसिकली वहां से भी थोड़ा इनको इनकम मिलता है। ओके, ये तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास होना चाहिए पूरा पाने के लिए, बट आप यदि इसको ये नॉलेज नहीं भी है कि हाँ प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ करेंसी से भी आरबीआई कमाती है, ये आई थिंक सबको नॉलेज होना चाहिए। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, कोई भी बेसिक बुक्स में दिया हुआ है। बट मान लो ये नॉलेज भी नहीं है, तब भी आपको ये हट गया, ये दोनों आ गया। अब इसमें आप 50-50 आप ट्राई कर सकते हो, लकी हो जाओगे तो आपका सही भी हो जाएगा, बट थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए आपको यार। इतना भी नॉलेज नहीं है तो आप क्या कर रहे हो? ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए क्वेश्चन। यार ये सब कोई क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप देखोगे यार, इसमें ना पहले ऑप्शंस को पढ़ो आप। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 देखो यहाँ पे 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 2। ठीक है, only one statement of 2 and 3 are correct and explain statement 1, neither statement 2 nor statement 3 is correct। okay, तो इसमें भी क्या है, सबसे पहले इन दो स्टेटमेंट को पढ़ना है, हमें हमेशा इन दो स्टेटमेंट को पढ़ना है। ठीक है, बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स वेर एज स्टॉक होल्डर्स आर ओनर्स, कॉमन सेंस है ऑब्वियसली यार। जो स्टॉक ओन करता है मतलब क्या, कंपनी को ओन करता है। आपके पास एक भी शेयर है तो आप कंपनी के ओनर है, ये तो कॉमन सेंस है यार। मतलब किसी को भी तो मतलब छोटा मोटा थोड़ा भी इकोनॉमी पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स ऑफ एनी कंपनी। ऑब्वियसली आपने कहीं से लोन लिया है तो पहले आपको लोन को चुकाना है ना, अपने को आप थोड़ी पे करोगे। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, और इन दोनों को स्टेटमेंट को 1 को वो एक्सप्लेन करता है, तो स्टेटमेंट ए हो गया आपका करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए हो गया आपका करेक्ट। बहुत इजी है यार, थोड़ा भी आप कॉमन सेंस लगाओ। इसको पढ़ लेते हैं। एज रिगार्ड्स टू रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स। क्यों? क्योंकि स्टॉक होल्डर्स कंपनी ही खत्म हो सकती है, कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टॉक होल्डर्स में रिस्क ज्यादा, इक्विटी स्टॉक मार्केट में रिस्क ज्यादा है कि बॉन्ड में रिस्क ज्यादा है? ऑब्वियसली इक्विटी में ज्यादा रिस्क है, कंपनी कल डूब सकती है। ये तो कॉमन सेंस है यार। थोड़ा भी मतलब कि मैं बता रहा हूँ, थोड़ा भी इकोनॉमी की नॉलेज हो गई ना, वो सब ये सब बच्चा लोग बता देगा जो क्लास 12 की इकोनॉमी की बुक पढ़ा है। ठीक है, बच्चा क्लास 12 का स्टूडेंट इसको सॉल्व करके आएगा। ये आपको यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, और इसमें भी लोग घबरा जाते हैं। घबरा क्यों जाते हैं? सर सर न्यू पैटर्न है सर, सर 3 स्टेटमेंट है सर, सर बहुत टफ है सर। अरे भाई वो टफ नहीं है, आपका सोच आपका गलती है। यू आर हैंडीकैप्ड बाय योर माइंडसेट, यू आर नॉट हैंडीकैप्ड बाय योर नॉलेज। इस बात को ध्यान रखना। बहुत लोग बोलते हैं सर मेरे पास रिसोर्स नहीं है, सर मैं दिल्ली नहीं जा सकता हूं, सर मैं हैदराबाद नहीं जा सकता हूं, सर बैंगलोर नहीं जा सकता हूं। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई, घर में बैठो ना, मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, टेलीग्राम है, बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। डेली मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रेडिक्ट कर रहा हूं आपको। मैं बताता हूं, मैं बता रहा हूं कहीं भी आप इंडिया में चल जाओ, मैं बता रहा हूं कहीं भी चल जाओ इंडिया में। ठीक है, इतना स्कोर किया हुआ कोई मेंटर है आपके पास? कहीं चल जाओ, पूरे इंडिया में कहीं भी चल जाओ, कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी चल जाओ, आपको एक बंदा मिल रहा है जो आपको घर बैठे आपको गाइड करने के लिए रेडी है, और आप स्कोर्स देखो, और क्या चाहिए यार? तो आप मतलब आप बस, आपके पास विलिंगनेस होना चाहिए कि हमको जीतना है, हमको एग्जाम निकालना है। आपके पास लोग ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बेस्ट लोग अवेलेबल हैं आपको गाइड करने के लिए, बट आपको
काइंडली अवेलेबल होना पड़ेगा कि हाँ मेरे जो सर बोल रहे हैं मेरे को उस बात को इंप्लीमेंट करना होगा पूरी तरीके से। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी बात फॉलो करते हैं, थोड़ी सी बात फॉलो नहीं करते। मतलब मैं बताता हूँ, कुछ लोग मेरे को मतलब फोन कर, सर मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, सर मैं आपको 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। मैं बोलता फॉलो कर रहा हूँ, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था लास्ट ईयर? नहीं सर वो तो मैंने नहीं किया था। मेरे प्रेडिक्शंस को आपने सॉल्व किया था? नहीं सर वो तो मैंने नहीं किया था। तो क्या कर रहे हो? फॉलो मतलब क्या कर रहे हो? फॉलो मतलब क्या होता है? बस चेहरा देख रहा हूं, उसे नहीं बोलता फॉलो। मतलब यार जो पूरी स्ट्रैटेजी है ना, पूरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, उसे बोलते हैं फॉलो करना। क्या अब मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताओ कि फॉलो मतलब हम थोड़ी सी, कोई मान लो एक बता रहे हैं, कोई बहुत बड़ा ओलंपिक चैंपियन है या बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, उसको फॉलो कर रहा हूं, तो क्या तुम मान लो धोनी लेते हैं, धोनी सर, धोनी सर तो काफी फेमस है, काफी अच्छे क्रिकेटर है। अब मैं बोलो धोनी को मैं फॉलो कर रहा हूं, तो कल क्या मैं भी धोनी बन जाऊंगा? क्या फॉलो कर रहा हूं? हाँ थोड़ी बहुत उसकी इंटरव्यू सुन लिया, उससे नहीं होगा ना, उसके पूरे टेक्निक्स को समझना पड़ेगा, क्या टेक्निक से वो खेल रहा है, कैसे वो हेलीकॉप्टर शॉट मार रहा है, सीखना पड़ेगा उसको, हर चीज को उसके उसके रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप कल धोनी सर जैसा प्ले कर सकते हैं। मैं फॉलो कर रहा हूं, फॉलो करने से क्या होगा भाई? आप हर चीज को फॉलो कीजिए, फॉलो करना है तो हर चीज को फॉलो कीजिए, रूटीन को फॉलो कीजिए, टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। मैंने 120 डेज का टाइम टेबल बनाया है, डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहा हूं, डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं। पूरा होलिस्टिकली फॉलो करो ना, तब तो फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो यार, ये क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन है। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द रॉ मटेरियल, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द वेस्टेज। ऑब्वियसली गाइस सर्कुलर का मतलब ही क्या होता है? ये होता है लीनियर इकोनॉमी। लीनियर इकोनॉमी मतलब क्या है? रॉ मटेरियल लिया, प्रोडक्ट बनाया, यूज किया, थ्रो कर दिया, ये लीनियर है। यहां वेस्टेज होता है। सर्कुलर मतलब क्या? रॉ मटेरियल लिया, प्रोडक्ट बनाया, यूज किया, फिर उसके रॉ मटेरियल को फिर से यूज कर लिया, रीयूज, रिसाइकल। और ये तो कॉमन सेंस है यार, अब ये भी नहीं पता है तो यार आपको सोचना पड़ेगा मैंने कौन सा एग्जाम चूज कर लिया। यदि आपको ये भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो एग्जाम में, तो आपको अपने ऊपर आपका एक क्वेश्चन मार्क है, क्या मैं ये एग्जाम को डिजर्व भी करता हूं? गाइस सपना देखना बहुत आसान है, सपने देखने में कोई टैक्स नहीं है, पैसा नहीं देना पड़ता है, पर अपने को असेस करना कि क्या मेरे अंदर बेसिक कैपेबिलिटी है इस एग्जाम को क्रैक करने की। यदि नहीं है तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। गाइस मैं आपको बताता हूं, 22 साल से लेके 32 साल आपका सबसे लाइफ का बेस्ट पीरियड होता है। इस पीरियड में यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से तैयारी करो यार, और नहीं करनी है तो मत करो तैयारी। कौन बोल रहा है तैयारी करने के लिए? कोई जबरदस्ती है कि तैयारी करना ही करना है? मैं बताता हूँ, मेरे को काफी लोग हैं वो मैसेज करते हैं मैं आपको बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ, आप थोड़ा सा मतलब, मैं क्योंकि ये क्लास को सिर्फ ये मतलब ट्रिक्स बताने के लिए नहीं है, मैं आपको एक माइंडसेट भी देना चाहता हूँ जिससे आपका पक्का एग्जाम निकलेगा, ठीक है। मेरे को कुछ लोग क्या बोलते हैं कि सर मैं ना जॉब क्विट कर दिया। अब बात सुनिए, मैंने जॉब क्विट कर दिया। क्विट क्विट कर दिया सर, मेरे को ना मतलब डेडिकेटेडली तैयारी करना है। सुनिएगा पूरी बात, ठीक है, अच्छी बात है, जॉब क्विट कर दिया, डेडिकेटेडली तैयारी करना, ठीक है। तो क्या कर रहे हो भाई? सर मैं तो अभी तैयारी कर रहा हूँ। टेस्ट दे रहे हो? नहीं सर। आंसर राइटिंग कर रहे हो? नहीं सर। क्यों नहीं सर? सर करूंगा। डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है यार? सिर्फ जॉब छोड़ देना मतलब डेडिकेटेड हो जाता है? सिर्फ जॉब छोड़ के घर बैठ गए, दिल्ली चल गए, डेडिकेटेड हो गया क्या? डेडिकेटेड वैसे नहीं होता है। आप क्या प्लान फॉलो कर रहे हो, आप क्या टेस्ट दे रहे हो, आप क्या एलिमिनेशन टेक्निक सीख रहे हो, वो होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन सिर्फ जॉब छोड़ने से और घर बैठने से डेडिकेशन नहीं होता है। मतलब आप बात को समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मतलब क्योंकि यार मैंने खुद ये एग्जाम को 6 बार लिखा है, मैंने स्टेट सर्विसेज भी क्रैक किया है, मेरे को स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिला था, ओके। तो मेरे को पता है इस जर्नी में क्या होता है, स्टूडेंट कैसे बिहेव करते हैं, क्या गलतियां करते हैं, मैंने खुद झेला है, ठीक है, मैंने तैयारी को झेला है 5-6 साल। तो मतलब मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट ना खुद मतलब कंफ्यूज है, उनको सही स्ट्रैटेजी पता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखो यार, ये क्वेश्चन है, सबसे बहुत इजी क्वेश्चन है यार, सारे स्टेटमेंट और स्टेटमेंट टू बहुत इजी क्वेश्चन है। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो पावर टू मेक रूल्स
फॉर ग्रांटिंग कंसेशन, नो पावर, नो पावर, नो पावर, गलत है। इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर, यस सही है। तो स्टेटमेंट वन आपका गलत है, स्टेटमेंट टू सही है, ऑप्शन डी है आंसर। ठीक है, थोड़ा बहुत भी आपने ना रीडिंग करना सीखो, क्वेश्चन को रीडिंग करना सीखो। ओके, रूल्स के लिए, रूल्स बनाने का पावर है कि नहीं माइनर मिनरल्स के लिए। और ये तो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, मैंने सारे टेक्निक्स को पढ़ाया हुआ है मेरे पीवाईक्यू मास्टरी में। आप इस टेक्निक्स को जाके देखिए, वीडियो को बार बार देखिए, मैं बता रहा हूँ बार बार देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, पीवाईक्यू मास्टरी का कोर्स भी आप ले सकते हैं, 25 साल का मैंने पीवाईक्यू को एनालाइज किया है। नेक्स्ट गाइस, ये देखिए पॉलिटी का बहुत इजी, पंचायत्स एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स, ऑल। To be eligible to a member of panchayat at intermediate, a person has to be 30 years. Guys, मैंने क्या बोला है, फैक्ट्स हमेशा गलत होते हैं, ये भी गलत हो गया। चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट constitutes a commission to review the financial position of panchayat at an intermediate level and to make recommendation regarding in distribution of net proceeds of taxes and duties liable to the state between the state and the panchayat at an intermediate level. चीफ मिनिस्टर, गाइस हमेशा चीफ मिनिस्टर को गवर्नर से वो लोग रिप्लेस कर देता है, सिंपल, यही स्टेटमेंट भी गलत है। Which of the following statement is not correct? All are not correct. Okay. Next, consider the following statements regarding president's pardoning power. Statement one देखो, exercise is subject to judicial review. Can be subject, can be, possibility correct है। The president can exercise power without advice of central government, incorrect है। Guys, president जो होता है या होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बाउंड होते हैं। ठीक है, 99.99% ओनली व्हेन, जब किसी को मेजोरिटी नहीं आती है तभी प्रेसिडेंट कैन टेक डिस्क्रिशनरी डिसीजन, बट इन केस में प्रेसिडेंट इज ऑलवेज बाउंड। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी है, विदाउट एडवाइस नहीं, ये गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा, स्टेटमेंट टू गलत हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट टू गलत है। ठीक है, तो वन ओनली इज करेक्ट। आगे देखो, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है इसको, मतलब थोड़ा मजा आएगा आपको। ये देखो, प्लांट्स एंड डिस्क्रिप्शन, कसावा, जिंजर, मलाबार स्पिनच, मिंट, पपाया। भाई ये क्वेश्चन ना नॉलेज के लिए नहीं दिया हुआ है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, नॉलेज टेस्टिंग के लिए नहीं है ये थोड़ा सा मतलब ट्रिक लगाने के लिए है, या क्या बोलूं मतलब। आप देखो यार, वुडी शर्ब, एनुअल श्रब, वुडी शर्ब, हर्ब विथ स्यूडोडोटम, हर्बेशियस क्लाइंबर। ठीक है, तो ये देखो वुडी शर्ब एंड वुडी शर्ब, ओके, दो दो वुडी शर्ब है। ठीक है, तो वो दोनों करेक्ट टुगेदर नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे करके आपको सोचना है, नॉलेज तो लगाना ही है, यदि पता है तो आप मन पर, इस तरह के क्वेश्चन में आपको नॉलेज होगा नहीं। मतलब मैंने, मतलब मेरे को भी हो सकता है, मतलब कंफ्यूज कर जाऊंगा, अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज कर जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ बायोलॉजी के भी लोग कंफ्यूज कर जाएंगे इसमें। तो आपको क्या लग रहा है, यूपीएससी नॉलेज टेस्ट कर रहा है आपको? नहीं, वो कैसे सेट किया क्वेश्चन है वो टेस्ट करना चाह रहा है आपसे। बहुत सारा हिंट क्वेश्चन में ही होता है। आगे देखते हैं। अब ये देखो 57, अब ये फैक्चुअल है, ये बोर्ड, ये कॉयर बोर्ड, ये नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन, ये किस किस मिनिस्ट्री के अंदर है? अब थोड़ा कॉमन सेंस आप लगाओगे तो आप कर लोगे यार। नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड, ऑटोमेटिव बोर्ड किस मिनिस्ट्री के अंदर होगा? हेवी मिनिस्ट्री के अंदर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री में थोड़ी होगा, ये गलत है, हेवी इंडस्ट्री में होगा, यहाँ दिया हुआ। कॉयर बोर्ड किस में होगा? माइक्रो और मीडियम में होगा। कॉयर बोर्ड मतलब कॉयर तो एमएसएमई सेक्टर है ना यार। अब इतना बेसिक नॉलेज तो आपको अप्लाई करना होना चाहिए, इतना लॉजिकल अप्रोच तो आपका होना चाहिए, नहीं है तो भाई मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 82, इंडियन रेलवे हैज प्रिपेयर्ड अ नेशनल रेलवे प्लान टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे बाय 2028। कवच इज एन ऑटोनोमस ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। Statement 3, Kavach system consists of RFID tags fitted on the track station. Okay, in the station section. देखो यहाँ पे ना, कवच इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग RFID इन द स्टेशन सेक्शन। या स्टेशन सेक्शन में थोड़ी होगा कवच, कवच तो बाहर होगा ना। मान लो ये रेलवे ट्रैक है, ये स्टेशन है, ये दो स्टेशन है, स्टेशन सेक्शन में ये तो यहाँ कवच चाहिए ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इन कोलैबोरेशन जर्मनी, नहीं, ये तो इंडिजिनस है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया।
और मैंने क्या बोला, फैक्ट जो भी होंगे वो भी गलत होते हैं, तो स्टेटमेंट ऑल थ्री गलत है, फैक्ट्स वाले क्वेश्चन जनरली गलत होते हैं। ठीक है, थोड़ा आप लॉजिक अप्लाई करो, ठीक है। और मैंने क्या बोला है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज होते हैं ना इन कोलैबोरेशन विथ समथिंग लाइक दैट, वो भी गलत होते हैं। तो गाइज मैं एक और बात आपको बताना चाहूँ आगे बढ़ने से पहले, कि मैंने ना हाई यील्डिंग टॉपिक्स जो पीवाईक्यू बेस एनालिसिस करके मैंने निकाले हैं, कुछ हाई यील्डिंग टॉपिक्स। कैसे हाई यील्डिंग टॉपिक्स, जैसे कि मान लो आप देखोगे यूपीएससी में ना 100 ईयर जब भी होता है तो वो क्वेश्चन आता है, 100 ईयर एनिवर्सरी, जैसे सीपीआई का 100 ईयर्स हो रहा है, आरएसएस का 100 ईयर्स हो रहा है। तो इस तरह से मैंने एनालाइज किया है पीवाईक्यू को, और मैंने क्रिस्टल बॉल काइंड ऑफ इनिशिएटिव है ये, जिसमें मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कौन कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ये मेरे प्राइवेट चैनल में आप हैं तो इसका फ्री एक्सेस मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए गगन, गगन क्वेश्चन भी यूपीएससी में बार बार आया हुआ, 2-3 बार आ चुका है। इसको पढ़ते हैं। ओके, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन used a system of ground station to provide necessary augmentation. Which of the following statement is correct regarding Gagan? It is designed to provide additional accuracy and integrity. ठीक है. It will allow more uniform and high quality air traffic management. ठीक है. It will provide benefit only in aviation and not on other modes of transport. Only in aviation, guys. Only को काटो, only को काटो, only को काटो. ओके, आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, यस, 2 भी करेक्ट है, 1 भी करेक्ट है, तो डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेन फॉरेस्ट वाला क्वेश्चन, गाइस ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ, रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन ओशन। गाइस ओशन हमेशा, आप देखो पूरे वर्ल्ड में तो ओशन ही ओशन है, तो ओशन से ज्यादा आता होगा ना ऑक्सीजन रेन फॉरेस्ट से ज्यादा, तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 देखो, मेरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड ओके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑक्सीजन। देखो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट कितना लिंक्ड है। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड मोर हायर ऑक्सीजन देन एटमॉस्फेरिक, ये तो एकदम इनकरेक्ट है, कॉमन सेंस है यार। ऑक्सीजन एयर में 21% ऑक्सीजन ही है। ठीक है, वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन होगा कि आपको पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो तो ऑब्वियसली कम ही होगा ना। तो स्टेटमेंट 2 ओनली करेक्ट, बहुत ईजी था। ये देखिए, देर इज नो मेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नो मेंशन, यार सबने पढ़ा है 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन, वहाँ पार्टी पॉलिटिकल पार्टी तो मेंशन है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, नो मेंशन। ठीक है, नो मेंशन है ना यार। ठीक है, और यहाँ भी देखो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा हुआ है, बार बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन भी। 10th शेड्यूल में किसके पास पावर है? स्पीकर के पास है पावर, बहुत बार पूछा हुआ है यार। ये सब तो मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ है तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं तैयारी भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नीदर 1 और 2 आंसर करेक्ट है इसका। ये देखो, ये सब क्वेश्चन क्या है यार, बहुत इजी है, बहुत इजी, बार बार आया हुआ है। लिथियम, निकल, डायमंड, कितने बार आया हुआ पी वाई क्यूज में। ये देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, इजिली सॉल्व हो सकता है एलिमिनेशन मेथड से। देखिए 16th ब्रिक, जब भी दो स्टेटमेंट दिया रहा है ना एक चीज के ऊपर, दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते, दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते। तो क्या है, इसमें से कोई एक ही ट्रू होगा, इनमें से कोई एक ट्रू होगा। एंड इंडोनेशिया हैज बिकम द फुल मेंबर, मैंने क्या बोला, रीसेंट चीज हमेशा करेक्ट होता है। तो 2 and 1, 2 and 1, ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। ये देखो लोकपाल का, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू प्राइम मिनिस्टर। ओके, 4 को हटा दो, 4 को काट दो। ठीक है, कट गया। अब देखो स्टेटमेंट 1, द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट बट नॉट टू पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड, ये भी गलत हो जाएगा, 1 को भी काट दो, 1 and 4 तो चलो कट गया। ठीक है, द चेयरपर्सन एंड मेंबर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट and unitary and only Chief Justice of India, whether incumbent or retired, has the chairperson. The chairperson or member of shall not be a person less than 45 years of age to date assuming office of chairperson as they may be. Okay. So यहाँ आप देखोगे ना, इन दो स्टेटमेंट में देखोगे, ठीक है, तो ये आप स्टेटमेंट देखोगे आपका 2 और 3, ठीक है, यहाँ पे ही आपका फंसेगा। तो ये स्टेटमेंट कट गया, ये स्टेटमेंट कट गया, इन दोनों में ही आंसर है। ठीक है, तो आंसर यदि क्या होगा, 2, 3, 3 ओनली। ओके, नन ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज करेक्ट, नहीं ये नहीं होगा, इनमें से कोई जो जरूर सही होगा। ठीक है, तो आप
थोड़ा तो नॉलेज यहाँ पे भी आपको लगेगा, थोड़ा नॉलेज यहाँ भी जरूरत है, ठीक है, हल्का सा नॉलेज की जरूरत है। बट यहाँ पे आप देखोगे जनरली ना, मतलब यार एज वाला जो होता है, एज वाला स्टेटमेंट, फैक्ट्स वाला स्टेटमेंट जनरली इनकरेक्ट होते हैं जनरली। तो मतलब इसमें थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि इसमें को करना है। पर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, 3 ओनली एंड 2 एंड 3 ओनली। तो आप देखोगे फिर से पढ़ सकते हैं, द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स नॉट अ द चेयरपर्सन और मेंबर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट of a member of the legislature of any state or union territory, and only the chief justice of India, whether incumbent or retired, has to be the chairperson. Okay, तो आई थिंक ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नहीं ये गलत है, ये गलत है। ओके, तो आप इसमें स्टेटमेंट 2 ओनली इज करेक्ट, यहाँ पे 2 ओनली 3 ओनली इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट गलत है, 3 ओनली इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ ओनली, ओनली एक्सट्रीम वर्ड है। आई थिंक चीफ जस्टिस नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज चेयरमैन बन सकते हैं, ठीक है। तो ओनली के चलते ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। तो यहाँ पे मतलब ये फैक्ट भी है और ओनली भी है, तो ये थोड़ा सा मतलब एक हल्का सा डाइसी है, थोड़ा सा नॉलेज यहाँ ज़रूरत है। तो मैंने बोला है कभी कभी आपको नॉलेज की भी जरूरत पड़ने वाली है, ऐसा नहीं कि नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या टेक्निक लगेगा, बट जब भी यूज होता है वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ हो गया कैनॉट, कैनॉट गलत होता है। तो इनमें से आपको 3 ओनली इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी, इसमें क्या रूल ऑफ एक्सचेंज, इंडियन टीम बीट नेपाल विथ 78-40, इंडियन वुमेन टीम बीट नेपाल 54-36। यहाँ चेंज कर दिया, बस डेटा चेंज, मेन को वुमेन से चेंज कर दिया है। ये हमेशा काम करता है, हमेशा काम करता है। तो आंसर 1 ओनली हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज मैंने ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं 2026 के लिए, आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं, बहुत फायदा होगा। कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर लड़ेगा आपको, हर साल 20-25 क्वेश्चन के आसपास लड़ जाते हैं। आप इस टेलीग्राम के थ्रू मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Next question, guys. Consider the following statements with reference to Constitution of India. If an area in a state is declared as schedule area under 5th schedule, the state government loses executive power in such area, and as local body assumes loses its executive power, state government नहीं, loses नहीं होता, पूरा lose नहीं होता, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी नहीं होता भाई, कैन टेक ओवर ये भी नहीं होता। एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम स्टेटमेंट है गाइस, एक्सट्रीम वर्डेड स्टेटमेंट को ना काटो, ठीक है। नेक्स्ट, इरिगेशन डिवाइस अरगट्टा, अरगट्टा बहुत इजी क्वेश्चन गाइस, पीवाईक्यू क्वेश्चन, बट इसको आप एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन को 1 मिनट पढ़ो, आप सबको ही पढ़ो 1 मिनट, और कुछ आपको पैटर्न दिख रहा है, अ वाटर बैग, अ लार्ज विल, अ लार्जर अर्थन पॉट, अ लार्ज वाटर बकेट। तो ये देखो ये दोनों ना सेम वर्डेड है, तो इसको काट दो, इसको काट दो, बच गया ए और सॉरी बच गया बी और डी, बी और डी बच गया। अब बी और डी में यार आप खुद सोचो, घट्टा, घट्टा इज व्हाट, अ काइंड ऑफ दिस वेसल, घट्टा इज व्हाट, अ काइंड ऑफ वेसल, हिंदी में गट्टा बोलते हैं उसको। तो ऑब्वियसली बकेट नहीं है, पॉट्स है, तो आंसर बी हो गया, ठीक है। और यहाँ हैंड के बारे में बोल रहा है भाई, हैंड होगा तो डिवाइस थोड़ी होगा, ठीक है। तो ये आंसर बी होगा, ठीक है, कॉमन सेंस है। आप देखो क्या, मैं पहले क्या करना है, इसमें दो जो सिमिलर वर्डेड है उसको पकड़ो, उसमें से एक को एलिमिनेट करो। नेक्स्ट, या देखो ये भी बहुत इजी है, बोल रहा है कि फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विथ रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द अबव रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज नीडेड। आपको सबको पता है यार, फेडरलिज्म वाले जितने फीचर्स है उसमें रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स भी चाहिए। तो कौन कौन से फेडरल फीचर्स हैं, ऑब्वियसली ये और ये, तो 1 एंड 2 ओनली, ये थोड़ी है कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस, ये नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है। ये देखो 85, सिल्वर आयोडाइड, आर्टिफिशियल रेन कहाँ से होता है, सिल्वर आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, पोटाशियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। देखो सब में ये डिफरेंट है, ओके, नाइट्रेट क्लोराइड, आयोडाइड नाइट्रेट, नाइट्रेट आयोडाइड, ठीक है। और यहाँ आयोडाइड आयोडाइड, ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पैटर्न को समझो, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है उसको समझो, आपको काफी कुछ हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, रिफाइनिंग एंड स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस। देखो हमेशा सिमिलर टाइप ऑफ स्टेटमेंट को पकड़ना है, प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, ये गलत है, ये दोनों सही है, तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप देखो
आप देखो यहाँ पे अलग से पेट्रोलियम नहीं लिखा, प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम में लिख सकता था, नहीं लिखा, अलग अलग कर दिया, प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, यहीं पे खेल कर दिया इसने। ठीक है, प्रोडक्शन जो होता है वो अदर बॉडी में होता है, यहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग एंड रिफाइनिंग स्टोरेज ये उसके में होता है, तो ओनली टू आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का इस बिम्स्टेक के ऊपर है 92। ये सब क्वेश्चन ना टफ है, फैक्चुअल है, थोड़ा बहुत एलिमिनेशन लगाओगे तो आपका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो आप ये क्वेश्चन देखो, इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर्स टिल जनवरी 2025। मैंने क्या बोला है, जो रीसेंट के स्टेटमेंट होंगे कि अभी तक इतना था, रीसेंट वाले स्टेटमेंट पक्का सही होते हैं, रीसेंट वाले स्टेटमेंट पक्का सही होते हैं। ठीक है, और ये तीनों स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है यहाँ पे। ढाका डिक्लेरेशन नहीं है, कोई और डिक्लेरेशन है। मेंबर्स कोई और थे, मेंबर्स तो ऑब्वियसली फैक्ट्स वाले तो जस्टिफिकेशन इनकरेक्ट होते हैं। और यहाँ भी देखो सब सेक्टर, ओके, बिम्स्टेक का सब सेक्टर जो इंडिया लेड करता है वो टूरिज्म है, ये भी स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। फैक्चुअल टाइप के स्टेटमेंट जो होते हैं वो जनरली गलत होते हैं, और रीसेंट वाले करेक्ट होता है, तो वन ओनली। पर मैं बता रहा हूँ ये सब एलिमिनेशन सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है एग्जाम के अंदर, तो मैं इनको इसलिए लास्ट में रखा है क्योंकि ये सब थोड़े टफ है। ओके, यहाँ भी देखिए बोथ स्टेटमेंट है। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट तो कभी ट्रू नहीं होगा टुगेदर, बोथ आर सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट कि किसने जीता। ओके, इन फाइनल्स ऑफ 45th चेस ओलंपियाड 2024 गुकेश दमराजू became the world's youngest winner after defeating Russian player Ian. Abhimanyu Mishra, an American chess player, holds the record, becoming the world's youngest ever grandmaster. Okay, तो इन दो स्टेटमेंट में मतलब ना दोनों टाइप के एक तरह का स्टेटमेंट है, यंगेस्ट यंगेस्ट टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, तो एक ही करेक्ट होगा, एक ही करेक्ट होगा। ठीक है, ऑब्वियसली उसके बाद थोड़ा सा आपको नॉलेज भी चाहिए, ऐसा नहीं बोले ब्लाइंडली आपको नहीं खेलना है, बट आपको रिस्क लेना है यदि, तो आपका रिस्क ऑलरेडी 50% हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप ये हटा दो और ये हटा दो, आंसर इन्हीं दोनों में से है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको रिस्क लेना है तो आप कर सकते हो। ठीक है गाइस, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैंने सारे एलिमिनेशन टेक्निक्स को पढ़ाया है, आप सारे एलिमिनेशन टेक्निक्स मेरे देख सकते हैं मेरे प्रीलिम्स वाले बैच में। तो आप देखो आपको कैसा लगा, इस जरूर आप कमेंट कीजिएगा, आपको ये टेक्निक्स कैसे लगे, ये अप्रोच कैसा लगा। और मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, इनको जरूर आप सॉल्व करें। अभी भी 5 मंथ्स बचा हुआ है, इसको सॉल्व करोगे तो मैं बताता हूँ आपको आराम से 20-25 क्वेश्चन का फायदा होगा, और एलिमिनेशन टेक्निक्स को लगाना सीखोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चंस में वैसे क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा हूँ जो एलिमिनेशन टेक्निक्स पे बेस्ड है। With this, guys, I would like to take your leave. Or thank you for listening, and I hope this video gives you a new perspective about cracking the prelims examination. Thank you, guys. Bye bye. Take care.